नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। उन्हें संसद में आए अभी महज 20 दिन बीते हैं। इन 20 दिनों के दौरान न जाने कितने मुद्दों, कितने सवालों से उनका सामना हो चुका है, लेकिन हर मुद्दे और हर सवाल का बेहद ही बेबाकी और मजबूती के साथ जवाब देना उन्हें आता है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की नई नवेली सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की, जो संसद के मौजूद सत्र में सत्ता पक्ष पर पूरी तरह से हावी हैं। संविधान पर चर्चा की बात हो या फिर फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर संसद जाने की, या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा हो, हर मसले पर प्रियंका गांधी भाव और पहनावे तक में कोई न कोई मैसेज छिपा होता है। लेकिन यहां तो कांग्रेस की नई नवेली सांसद बनी प्रियंका गांधी वाड्रा ने डंके के चोट पर अपने कंधे पर खास शब्द लिखित बैग टांगकर संसद पहुंच गई। वो भी एक दिन नहीं बल्कि लगातार दो दिन, और दोनों दिन प्रियंका गांधी के बैग पर अलग अलग संदेश लिखे हुए थे। 16 दिसंबर को जहां प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर संसद पहुंची थी, तो वहीं उसके अगले दिन यानी 17 दिसंबर को भी प्रियंका एक अलग बैग लेकर पहुंची थी, जिस पर लिखा था बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। न सिर्फ बैग पर संदेश लिखकर प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंची थी, बल्कि संसद के अंदर भी पुरजोर तरीके से बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों का मुद्दा उठाया। बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को बांग्लादेश की सरकार से बात करनी चाहिए। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। प्रियंका गांधी यहीं नहीं रुकी। हिंदुस्तान की सेना के हेडक्वार्टर से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना के सरेंडर वाला फोटो हटाए जाने का भी गंभीर आरोप प्रियंका गांधी ने सरकार पर लगाया। सेना के हेडक्वार्टर से आज के दिन आप वो तस्वीर उतार रहे हैं जो वहाँ पे इतने समय से टंगी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय सेना के सामने। और वहाँ उस तस्वीर में फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जनरल अरोड़ा, ब्रिगेडियर के.एस. चंद्रपुर जी हैं। उनका अपमान आज, मतलब अब ये सब चीजें देखिए, बार बार हम कहते हैं ये देश का मुद्दा है, देश के गर्व की बात है, तो इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? इससे पहले 16 दिसंबर को प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन समर्थन वाले बैग पर भी जमकर बवाल मचा था। प्रियंका गांधी के इस बैग पर न सिर्फ फिलिस्तीन लिखा हुआ है, बल्कि फिलिस्तीन के 8 प्रतीक चिन्ह भी बने, जो फिलिस्तीन की पहचान और इजराइल के प्रति विरोध को दर्शाते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी जो बैग लेकर संसद पहुंची थी, उसमें कैफिये, तरबूज, जैतून की शाखा, फिलिस्तीनी कढ़ाई और शांति का प्रतीक कबूतर बना हुआ था। कैफिये, जिसे कैफिया भी कहते हैं, ये एक चौकोर कॉटन का कपड़ा होता है, जिसे अरब देशों में महिलाएं खास तरह से अपने सिर पर पहनती। इसका ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न न्याय और आजादी को दर्शाता है। वहीं फिशनेट पैटर्न फिलिस्तीनी मछुआरों और मेडिटेरेनियन समुद्र से कनेक्शन को दर्शाता है। जैतून के पेड़ का फिलिस्तीन में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसकी शाखाएं सदियों से शांति और समृद्धि से जुड़ी हुई हैं। ये पेड़ इजरायली कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनियों की जमीन से उनके जुड़ाव का प्रतीक है। इसके अलावा बैग पर छपी फिलिस्तीनी कढ़ाई का भी अपना महत्व है। फिलिस्तीन की महिलाएं इस कढ़ाई की प्रक्रिया को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाती हैं। यूनेस्को ने फिलिस्तीनी कढ़ाई को 2021 में कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। तरबूज फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करने वाला फल है। यह फिलिस्तीन के झंडे को दर्शाता है। इसे जेनिन से गाजा तक उगाया जाता है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी के बैग पर फिलिस्तीन झंडे का लाल, हरा, सफेद और काला रंग भी है। अरब देशों में इन रंगों का भी अलग अलग महत्व है। प्रियंका गांधी जब ये बैग लेकर संसद पहुंची थी, उसके बाद पार्लियामेंट की सियासत अचानक से उबाल मारने लगी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक सुर में न सिर्फ प्रियंका गांधी के इस सियासी संदेश का विरोध किया, बल्कि उनके ऊपर देश से प्रेम न करने का भी आरोप लगा दिया। वो इंदिरा गांधी की पोती है, जवाहरलाल की परनातनी है, तो
वो कुछ भी कर सकती हैं। उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी पैलेस्टीन का बैग तो लेकर आई, क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या देना चाहती हैं? जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। उनके पार्टी के नेताओं ने हिंदुओं की आवाज़ उठाना भी उचित नहीं समझा। उनके मुंह में दही जम गया, होंठ सिल गए। लेकिन पैलेस्टीन का बैग लेकर एक फैशन स्टेटमेंट करना चाहती हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की सोच क्या है। कांग्रेस इज द मुस्लिम लीग, कांग्रेस इज द न्यू मुस्लिम लीग। और प्रियंका गांधी का कोई नाइदर इज शी वेल इन्फॉर्म्ड, नाइदर इज शी एडुकेटेड। वो जानती भी नहीं है कि परिस्थिति क्या है, विश्व परिस्थिति क्या है, वैश्विक परिस्थिति क्या है, हमारे पड़ोसी देश में क्या परिस्थिति है। वो एक काल्पनिक जगत में रहती है। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना ज़्यादा है, काल्पनिक जगत में रहती है। और ये परिवार जो है, ये नेहरू जी से, पंडित जी से शुरू करके प्रियंका गांधी तक, इन लोगों ने हिंदू विरोध मानसिकता दर्शाया। इन लोगों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार जब जब हुआ, इन लोगों ने चुप्पी साधा, कोई भी बात नहीं कहा उनके फेवर में। तो प्रियंका गांधी पैलेस्टाइन के बैग लेकर जा रहे हैं तो मुस्लिम लीग एजेंडा है ये तो। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग की गूंज यूपी विधानसभा में भी सुनाई दी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र करते हुए कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर हमला बोला। 25 करोड़ की आबादी। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए। और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त तो मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? हालांकि अपने इस बैग को लेकर छिड़ी सियासी घमासान और बीजेपी के आरोपों पर खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने करारा पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि वो क्या पहनेंगी ये कोई और नहीं तय कर सकता। I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I believe that parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. बता दें कि भारत की ओर से पेश किया गया था, जिस पर 157 देशों ने सहमति जताई थी। शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाकर लोगों में एक संदेश भी दिया और सरकार को भी आईना दिखा दिया। भारतीय राजनीति में प्रियंका गांधी कोई नया नाम नहीं है। पिछले 20 सालों से वो सियासी तौर पर सक्रिय हैं और अपनी पार्टी की महासचिव और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की प्रभारी रह चुकी हैं। लेकिन संसद में उनकी शुरुआत नई है, लिहाजा उनकी तुलना उनके भाई राहुल गांधी से की जा रही है। राहुल गांधी एक संवेदनशील लेकिन जिद्दी नेता के तौर पर देखे जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उन्हें अभी भी सही मुद्दे और सही सहयोगी पहचानने में दिक्कतें पेश आती हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी की शुरुआती कोशिशों को बड़ी उत्सुकता से देखा जा रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी का संसद में बहुत ही कम समय बीता है, लेकिन इतना तो तय है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से अलग संसद में अपनी एक खास पहचान गढ़ना चाहती हैं। अब यही वजह माना जाए या फिर कुछ और, लोकसभा में जब संविधान पर चर्चा होनी थी तब विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ही पहली वक्ता थी।
यानी संविधान पर चर्चा की शुरुआत भी विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी ने ही की थी। इस दौरान संविधान के बहाने प्रियंका गांधी ने न सिर्फ मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा था, बल्कि जातीय जनगणना का जिक्र कर भी सरकार और देश की जनता को अपने इरादे जता दिए थे। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। प्रियंका गांधी वाड्रा जब से संसद पहुंची हैं, तब से कुछ इसी आक्रामक अंदाज में सरकार पर हमलावर है। इससे पहले जब प्रियंका गांधी ने 29 नवंबर को लोकसभा में शपथ ली थी, तब उन्होंने संविधान की कॉपी हाथ में रखकर भी एक खास संदेश देने की कोशिश की थी। इस दौरान उन्होंने केरल की प्रसिद्ध कसाबू साड़ी पहनी हुई थी, जो केरल की पारंपरिक साड़ी मानी जाती है। चूंकि प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से लोकसभा के सांसद चुनी गई हैं, लिहाजा वो देश के तमाम हिस्सों की आम जनता के साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के भी मुद्दों को पुरजोर तरीके से संसद के पटल पर रख रही हैं। Honorable Speaker, sir, I would like to add to the question on the animal-man conflict. In my constituency of Wayanad, in the last 1 year, 90 people have been affected by this conflict, and just yesterday there was an attack by wild animals, by a wild elephant on someone. So I would also like to ask that the compensation be increased, especially for farmers and for ordinary people who are being affected by this conflict. Thank you. बहरहाल प्रियंका गांधी वाड्रा भले ही संसद में अभी नई हो, मगर सियासत का उनके पास लंबा अनुभव है। पूर्व प्रधानमंत्री और पिता स्वर्गीय राजीव गांधी से लेकर मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी तक के तमाम चुनावी अभियान की कमान संभाल चुकी है, और उनका यही तजुर्बा अब लोकसभा सांसद के तौर पर सियासत में भी दिख रहा है। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।